सरहद के उस पार में खुशामदीद, स्वागत। दोस्तों, हम बचपन से ये सुनते आए थे कि भारत गांधी और नेहरू का देश है। इस देश की नींव इन दो महापुरुषों ने रखी। फिर वो चाहे हमारी किताबें हों या फिर हमने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना हो, हर कोई जब भी उनका नाम लेता था तो बड़े ही आदर और सम्मान के साथ लिया करता था। वक्त ने करवट ली और आज हम देखते हैं कि महात्मा गांधी हों या पंडित नेहरू हों, उनका जब भी ज़िक्र होता है तो देश में एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो देश में कुछ भी बुरा होता है, हर इल्ज़ाम उन्हीं के ऊपर जो है वो थोप दिया जाता है। फिर वो चाहे देश की अर्थव्यवस्था हो, देश के अंदर बेरोज़गारी हो, हर वो चीज़ जो कि देश में कुछ भी बुरी नज़र आती है, उसके लिए ये 2 ऐसे शख्स हैं जिनको लोग हमारे यहाँ इल्ज़ाम देते हैं। आज का जो प्रोग्राम है उसमें हम बात करेंगे पंडित नेहरू के ऊपर और इसके बाद ये जो जब सीरीज खत्म होगी तो महात्मा गांधी पर भी बात करेंगे। आज बहुत ज़रूरी है कि हम पंडित नेहरू किस किस्म के इंसान थे, उनकी क्या कमियां रहीं, कहाँ वो अच्छे रहे, भारत की आज़ादी में उनका क्या योगदान था, उसके बाद भारत की विदेश नीति में, भारत की अर्थव्यवस्था में, इस देश को जोड़ के रखने में, ये वो तमाम सवाल हैं जो आज भारत के नौजवान के ज़हन में आते हैं और वो उन सवालों को न जाने कहाँ-कहाँ जाकर ढूँढते हैं। हम देखते हैं कि पंडित नेहरू आज आज़ादी के 74 साल बाद भी उतने ही ज़्यादा उनके ऊपर बात हो रही है जितनी कि जब वो प्रधानमंत्री रहे होंगे, उस वक़्त हो रही होगी। हमें जॉइन किया है पाकिस्तान से वहाँ के बहुत बड़े पॉलिटिकल साइंटिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब ने। आपने इनकी किताब जिन्ना साहब के ऊपर जो अभी हाल ही में आई उसका ज़िक्र सुना होगा, जिन्ना हिज़ सक्सेसेस, फेलियर्स एंड रोल इन हिस्ट्री। आपने इश्तियाक साहब की जो पंजाब के ऊपर किताब है, पंजाब ब्लडीड, पार्टीशन्ड एंड क्लेंस्ड और पाकिस्तान द गैरिज़न स्टेट, ये कुछ ऐसी प्रमुख मैं आपके सामने किताबों के नाम बता रहा हूं जिनको पूरी दुनिया के अंदर माना गया है और प्रोफेसर डॉक्टर इश्तियाक अहमद को पूरी दुनिया के अंदर उन्हें इस काम के लिए बहुत सराहा जाता है। आपका प्रोग्राम में खैर मकदम है इश्तियाक साहब। बहुत-बहुत शुक्रिया। अब मैं प्रोफ़ेसर एमेरिटस हूँ स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी में, जहाँ मैं 48 साल से सेटल्ड हूँ। जी। जी, भारत से हमें ज्वाइन किया है प्रोफेसर डॉक्टर दीपक मलिक जी ने। आप बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में तकरीबन 40 साल आपने पढ़ाया और गांधीयन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडीज वाराणसी के आप डायरेक्टर भी रहे तकरीबन 12 साल। आपका भी प्रोग्राम में स्वागत है दीपक जी। धन्यवाद। सबसे पहले प्रोफेसर इश्तियाक साहब मैं आपकी तरफ आता हूं और आपसे ये जानना चाहता हूं कि आज जब बात होती है, जिक्र होता है पंडित नेहरू का और उनके ऊपर इल्ज़ाम तराशी होती है, तो आप जैसा विद्वान क्या सोचता है कि ये भारत वो देश जिसके पहले प्रधानमंत्री जिसको जोड़ने के लिए एक मॉडर्न आर्किटेक्ट उनको कहा जाता है हिंदुस्तान का, जब उन्हें अजीब-अजीब नामों से बुलाया जाए या उनके ऊपर इल्ज़ाम साज़ी हो, तो आप पाकिस्तान से हैं, आप क्या सोचते हैं? आपके ज़हन में पहली बात क्या आती है वो बताएँ, क्या ये इल्ज़ाम दुरुस्त है? और अगर आप जो भी आप इसकी वजह समझते हों, वो भी हमें बताएँ ब्रीफ में, उसके बाद हम डिटेल में इस सवाल-जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाएँगे। देखें जी, बिल्कुल ये इल्ज़ाम गलत है, बेबुनियाद है और ये बिल्कुल ज़्यादती है इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर के साथ, जिन्होंने जो बेस्ट फ्रीडम मूवमेंट के आइडियाज़ थे, उनकी देखें, एक फ्रीडम गेन कर लेना, एक स्टेट बना लेना इज़ वन थिंग, उसको चलाना, उसको कंसोलिडेट करना, उसको रूल्स और रेगुलेशंस के मुताबिक अ, एक स्मूथली फंक्शनिंग डेमोक्रेसी के तौर पे आगे लेके आना, ये सारा सेरा है पंडित जवाहरलाल नेहरू के। उनके 17-18 साल मेरे ख्याल से क्रिटिकल डिसाइसिव हैं
कि इंडिया दुनिया के अंदर एक सेकुलर, डेमोक्रेटिक, लिबरल विद अ सोशल मैसेज यानी सोशलिस्ट ओरिएंटेड किस्म की स्टेट बना। तो दैट इज़ माय ओपिनियन कि ये जो इल्ज़ाम उन पे है, ये हाइली अनजस्ट एंड टोटली अनजस्टिफाएबल। जी, थैंक यू सर। मैं प्रोफ़ेसर दीपक जी की तरफ आता हूँ। दीपक जी, यही सवाल मेरा आपसे भी है कि क्या इतिहास पंडित नेहरू के साथ आज ज़्यादती कर रहा है? क्या उनके ऊपर जो इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, क्या वो दुरुस्त हैं? आप क्या समझते हैं और उसके पीछे क्या वजह है? हम इस राय से पूरा इत्तेफाक रखते हैं जो अभी इश्तियाक साहब ने कहा। जो इल्ज़ाम पंडित जवाहरलाल नेहरू पर लगाए जा रहे हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद हैं। लेकिन एक चीज़ और है, मैं समझता हूँ ये एक षड्यंत्र का भी हिस्सा है इस तरह के इल्ज़ाम लगाना। क्योंकि जो आज की मॉडर्न हिंदुस्तान है, आधुनिक हिंदुस्तान जो है, उसका अगर कोई मेजर आर्किटेक्ट रहा हो, मेन आर्किटेक्ट रहा हो, तो इसमें कहीं दो दो बात हो ही नहीं सकती है कि जवाहरलाल रहे। जवाहरलाल ने ही बनाया। और आज जिन परिस्थितियों में जवाहरलाल की नुक्ताचीनी की जाती है, पंडित जी की नुक्ताचीनी की जाती है, लगता है कि जिस बुनियाद पे ये मुल्क बना है, उस पूरी बुनियाद को ये हटा देना चाहते हैं, या जो लोग ये इस तरह की बहस कर रहे हैं, वो इस बुनियाद को कहीं बदल देना चाहते हैं। तो ये एक ऐसी बहस है, खासतौर से हिंदुस्तान में हम लोग जो हैं वहाँ पर, हम महसूस करते हैं कि इसके पीछे एक बड़ा गहरा षड्यंत्र है, एक बहुत कॉन्स्पिरेसी भी है। ये केवल ये नहीं है कि एक एकेडमिक बहस या जनरल एक बहस चल रही है। दूसरी बात एक चीज़ है, हमारे हमको बहुत पहले ही याद आता है, चूँकि यूनिवर्सिटी में जब हम पढ़ाते थे, तो हमसे संघ परिवार के लोग भी बहुत लोग मिलते-जुलते रहते थे, सभी लोग एक साथ रहते थे, कोई उसमें वो बात नहीं थी उस ज़माने में। तो एक ने हमको कहा, और जो बड़ा इंटेलेक्चुअली बहुत क्लियर संघ परिवार का था, और बाद में वो जर्नलिज़्म में गया और अच्छा जर्नलिस्ट हिंदुस्तान का बना। उसने कहा कि देखिए, हम तब तक आगे नहीं बढ़ सकते हैं जब तक कि हम नेहरूवियन स्ट्रक्चर को ख़त्म नहीं करेंगे। तो नेहरूवियन स्ट्रक्चर को ख़त्म करना, ये कहीं एजेंडा है, ये एक एजेंडा भी है। और जो इश्तियाक साहब ने कहा वो बहुत सही है कि नेहरू के बिना तो हम मॉडर्न हिंदुस्तान के पूरे आर्किटेक्चर को की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं, उसको समझ ही नहीं सकते हैं, उसके उसके बारे में कुछ सोच ही नहीं सकते हैं। तो उस हिंदुस्तान को ख़त्म करना जिन जिन लोगों का उद्देश्य है, जिनका 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 गोल है, मैं समझता हूँ कि वहाँ पर कहीं एक खोट है, दाल में काला है। ये महज बहस का विषय नहीं है, ये कहीं एक डीप कॉन्स्पिरेसी है हिंदुस्तान के बारे में, हमारे मुल्क के खिलाफ। मैं समझता हूँ ये मुल्क के खिलाफ चलता है। जो बहस चलाई गई है कि नेशनलिज्म शायद पंडित जवाहरलाल नेहरू उस नेशनलिज्म के खांचे में फिट नहीं आते होते हैं। मैं समझता हूँ कि ये बहस जो है, ये खुद नेशनलिज्म के खिलाफ बहस है कि वो उनके पर जो इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। क्योंकि अगर जवाहरलाल नहीं रहते, तो पूरा का पूरा जो आज का मॉडर्न हिंदुस्तान बना है, आधुनिक हिंदुस्तान बना है, एक इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर में जो रिफॉर्म्स हुए हैं, जो जो परिवर्तन हुए हैं, जो और इसके अलावा एजुकेशन, और चौथी बात जो है, बहुत महत्वपूर्ण बात है वो कि डेमोक्रेसी जो है, आज डेमोक्रेसी ही शायद नहीं होती अगर जवाहरलाल शायद नहीं रहते। डेमोक्रेसी की बुनियाद जो है वो बहुत ज़्यादा उनके माध्यम से, उनके 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 ही तजवीज़ से वो आई, और वो कायम हुआ, वो कंसोलिडेट हुआ। बात सही है, बिल्कुल कंसोलिडेट हुआ। डेमोक्रेसी के वो टीचर रहे। और
दूसरी बात ये है कि हिंदुस्तान की शक्ल दुनिया में क्या हो, वो शक्ल भी उन्होंने एक नए तरीके से पेश की नॉन अलाइन्ड मूवमेंट के माध्यम से। नॉन जी। अलाइन्ड मूवमेंट सिर्फ हिंदुस्तान के लिए ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए एक नई चीज़ थी, क्योंकि दुनिया बटी हुई थी उस समय 2 खेमों में। उन 2 जी, मैं खेमों उसके ऊपर दीपक जी विस्तार से बात करेंगे एक-एक पॉइंट के ऊपर। मैं ठीक प्रोफ़ेसर इश्तियाक साहब की तरफ फिर से जाना चाहूँगा है। और आपसे ये गुज़ारिश है कि आप हमें तारीख़ के, इतिहास के उन पन्नों में लेकर जाएँ और भारत के लोगों को ये बताएँ कि पंडित नेहरू का जो स्ट्रगल है, वो कैसा रहा हमें आज़ादी दिलाने में? उनकी क्या उनका कंट्रीब्यूशन था? क्या उनका योगदान था? देखिए, हिंदुस्तान की आज़ादी में एक जो नेशनलिज़्म जनरली शेयर्ड थी कांग्रेस के अंदर, वो ये थी कि हर वो बंदा जो इस धरती पे रहता है हिंदुस्तान की, वो इंडियन है और हम सबके लिए एक आज़ाद फेडरल हिंदुस्तान बनाएँगे विथ अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। देखिए, मैं तो हूँ पॉलिटिकल साइंटिस्ट और म मेरी समझ ये है कि कोई भी स्टेट और ख़ास तौर पे इंडिया की कॉम्प्लेक्सिटीज़ जैसी स्टेट, जिसमें कई लैंग्वेजेज़ हों, जिसमें कई एथनिसिटीज़ हों, कई मज़हब हों और कास्ट की इतनी डिस्टिंक्शंस हों, वहाँ पे अगर सेंटर के पास इफ़ेक्टिव पावर ही नहीं है कि वो एक कोऑर्डिनेटेड किस्म की वैल्यूज़ पूरे मुआशरे में क्या कहते हैं डिसेमिनेट कर सके, तो वो स्टेट तो 2 दिन नहीं चल सकती। और इसका सबसे बेस्ट मेरे ख़्याल से सबसे क्लियर हेडेड एग्ज़ाम्पल है मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट जिसके जनरल सेक्रेटरी जवाहरलाल नेहरू थे। और उन पे इल्ज़ाम लगाया जसवंत सिंह जी ने कि जी इन्होंने मुसलमानों को एलिनेट कर दिया, ये है, वो है। मैंने जिन्ना वाली किताब में नेहरू रिपोर्ट को बहुत डिटेल्ड एनालिसिस उसका किया है और शो किया है कि एक्चुअली उसके अंदर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बाद ना सेपरेट इलेक्टेड्स की ज़रूरत रहती थी, ना वेटेज की रहती थी और हर आर्गुमेंट को बड़ा सोच समझ के वो आगे लेके आए। इसमें ज़ाहिर है पूरी कमेटी की ओपिनियन थी लेकिन जैसे कि माना जाता है कि जवाहरलाल नेहरू वाज द मेन स्पिरिट इन टर्म्स ऑफ द आर्गुमेंट्स व्हिच वर प्रेजेंटेड। तो उसी बुनियाद पे इंडिया की जो है फेडरलिज्म आज तक कायम है। अ, उसका एक इफेक्टिव सेंटर भी है लेकिन प्रोविंसेस के पास अपनी पावर्स हैं। तो जब स्टेट बन रही थी तो जवाहरलाल नेहरू का देखे ना एज अ वो दुनिया में इंटरनेशनलिस्ट भी थे ना। बेल्जियम में उन्होंने एंटी इंपीरियलिस्ट कॉन्फ्रेंस अटेंड की, वही वैल्यूज लेके वो यहाँ पे आए और फिर सोवियत यूनियन से भी उनको एक सेंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन थी कि वो यहाँ पे इसी किस्म की इक्वालिटी और जस्टिस को लेके आएंगे विद इन द पैरामीटर्स ऑफ अ वेरी कॉम्प्लेक्स इंडिया, ये मानना पड़ेगा। तो जब हम देखते हैं जवाहरलाल नेहरू की इस किस्म की कॉन्ट्रीब्यूशंस हिस्टोरिकली भी और उन्होंने जेलें काटी, मुझे मैंने एक लिस्ट देख रहा था, आई थिंक द लॉन्गेस्ट among the Congress leaders who were in jail for the freedom of India, Jawaharlal Nehru is one of them. उन्होंने कोई कंफर्टेबली अपने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए जिद्दोजहद नहीं की। एक ताकि ये आर्गुमेंट आगे को बढ़े, एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगता है जी कि नेहरू वाज़ इन अ हरी टू बिकम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इसलिए उन्होंने पार्टीशन मान ली। मैंने ये शो किया है कि एक्चुअली पार्टीशन के हक में जब फाइनल कांग्रेस का ओपिनियन लिया गया तो वो था आफ्टर द 1947 वो क्या कहते हैं अ, क्या कहते हैं यार उसे जो बजट नवाबजादा लियाकत अली खान ने तैयार किया था जो इंटरिम गवर्नमेंट में, जिसमें सिर्फ टैक्सेशन बिजनेस पे और इंडस्ट्री पे थी और लैंड लैंड रिफॉर्म पे कोई जिक्र नहीं था। तो तब Jawaharlal Nehru was even in at that time willing to accept
दैट बजट, ये तो सरदार पटेल और बाकी जो राइट विंग था कांग्रेस का, उन्होंने कहा नहीं, हम इनके साथ मिलके हिंदुस्तान को नहीं चला सकते। तो अगर आपने ये भी ब्लेम किसी को करना है, ऑल्दो आई थिंक सरदार भी पटेल को भी ब्लेम करना गलत होगा, क्योंकि साफ जाहिर था कि मुस्लिम लीग डिड नॉट वांट कि वो कांग्रेस के साथ मिलके एक यूनाइटेड इंडिया को कामयाबी के साथ चला सके। तो मेरे ख्याल से सारे इल्ज़ाम जो है ना बेसिक, कि नेहरू की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी रिसर्च के बाद, मेरी किताब के बाद अभी तक कोई उसे क्वेश्चन नहीं कर सका। जब किया जाएगा तो फिर देखेंगे। आई एक्विट जवाहरलाल नेहरू ऑफ ऑल दीज चार्जेस। मैं उन्हें एक जेन्युइन ह्यूमनिस्ट, सेकुलर, वेरी सेकुलर ह्यूमन बीइंग समझता हूँ। और मुसलमानों को हिंदुस्तान में जो रहने का मौका मिला, महात्मा गांधी ने तो जान दे दी अपनी। वो तो जवाहरलाल नेहरू ने उस स्टेट में जो मुस्लिम माइनॉरिटी थी उसको प्रोटेक्शन दी। उस पे फिर इल्ज़ाम लग गया कि जी ये वोट बैंक है। इल्ज़ाम लगाने का तो हमारे लोगों का जवाब ही नहीं है। पाकिस्तान में भी लगते रहते हैं हमारे लीडर्स के खिलाफ या हक में, तो इंडिया में भी यही होता है। आई थिंक दिस इज व्हाट आई वुड लाइक टू से एट दिस मोमेंट। जी, आपने बहुत ही तफ़सीलन बयान दिया और ये बताया कि किस तरह से उन्होंने जेल भी काटी भारत की आज़ादी के लिए। हमारे यहाँ पर जब मैं नौजवानों से मिलता हूँ, उनसे पूछता हूँ कि आपका सबसे बड़ा यूथ आइकन कौन है? मैं उन्हें जब नाम देता हूँ कि आजकल सावरकर का बड़ा ज़ोर है, उनका भी ब्यौरा देता हूँ और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की भी बात करता हूँ, भगत सिंह की भी बात करता हूँ, चंद्रशेखर आज़ाद की बात करता हूँ, पंडित नेहरू, महात्मा गांधी, सबके बारे में कि जब ये बात कहता हूँ, तो नौजवानों से जब मैं पूछता हूँ, तो वो कहते हैं कि भगत सिंह हमारे यूथ आइकन हैं। जब मैं उन्हें पूछता हूँ पंडित नेहरू के बारे में, तो कहते हैं उनके बारे में वही उनके विचार होते हैं, जो मैंने शुरुआत में अपने इंट्रोडक्शन में बताए। फिर मैं उन्हें बताता हूं कि 1928 में भगत सिंह ने कीर्ति में एक लेख लिखा और उस लेख में एक आर्टिकल लिखा और 21 साल के भगत सिंह क्या कहते हैं उस लेख में, उसका जो टाइटल है वो ये है कि नए नए नेताओं के अलग अलग विचार। और उसमें वो, हालांकि भगत सिंह का तो कांग्रेस से कोई ताल्लुक नहीं है, फिर भी वो ये कहते हैं कि सुभाष चंद्र बोस एक इमोशनल बंगाली है, एक डिवोटी है एंशिएंट कल्चर ऑफ इंडिया के। और वो ये कहते हैं कि जबकि नेहरू एक इंटरनेशनलिस्ट हैं, वो ये कहते हैं कि उनकी नज़र में बोस एक सॉफ्ट हार्टेड रोमांटिक इंसान है, और पंडित नेहरू एक रिवॉल्यूशनरी है। दिमाग को बढ़ाने के लिए, उसके उसके लिए जो खाद चाहिए होती है, पंडित नेहरू नौजवानों को वो प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसकी आज हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्रोफ़ेसर दीपक जी, मैं आपकी तरफ आता हूँ। आप ये बताएँ, अ, मैं बहुत बहुत उदास हो जाता हूँ इस बात को पढ़कर, उस रात को 31 दिसंबर 1929 की, जब पंडित नेहरू ने दरियाए रावी के किनारे पूर्ण स्वराज की कसम खाई और अपने झंडे को लहराया और उस देश के लिए मर मिटने का जो जज़्बा उनमें था और जिस तरह की वो भारत की कल्पना करते थे, हमें उस भारत को फिर से दिखाएँ आप। कैसा था वो भारत पंडित नेहरू की आँखों का, जो आज शायद हम भूलते चले जा रहे हैं? पंडित नेहरू का जो भारत था, उस भारत में बराबरी और खास तौर से एक बहुत ही एक ऐसा मुल्क जिसमें तमाम तरह के लोग हों, तमाम धर्म हों, जातियाँ हों, अलग-अलग भाषाएँ हों, अलग-अलग ज़ुबानें हों। इस तरह के एक बड़े मुल्क में अ, किस तरह से एक इकट्ठा एक ऑल्टरनेटिव बनाया जाए, एक शासन बनाया जाए, एक गवर्नमेंट बने, एक ढांचा बने। हमारे ख्याल से पंडित नेहरू में शुरू से ही ये कल्पना थी और दूसरी बात ये है कि पंडित नेहरू इसके बारे में वरीड थे। बहुत सारे लोग आज़ादी की लड़ाई में इन सब सवालों पे नहीं सोचते थे। वो सोचते थे कि भाई अंग्रेज चले जाएँ। हुँ। कुछ लोगों का था कि साहब अंग्रेज कैसे जाएँगे, तो बंदूक पिस्तौल से जाएँगे, ये है वगैरह-वगैरह। तो वो कहीं-कहीं उसमें एक जिसे कहते हैं एक हीरोइज़्म की छवि भी देखी जा सकती है, उसका उसकी तस्वीर उभरती है। इस वजह से भी लोग कभी-कभी उनकी तरफ ज़्यादा
मुखातिब हो जाते हैं। मेरा ये कहना है कि जवाहरलाल पूरे आज़ादी की लड़ाई के दौर में एक ऐसे नेता हैं, एक ऐसे शख्स हैं, जिनके पास हिंदुस्तान का की भविष्य क्या हो, किस तरह का हिंदुस्तान बने, उसका नक्शा भी उनके पास था। उनको उसके नक्शे के बारे में वो सोचते थे। ऐसी बात नहीं कि नक्शा अचानक सब किसी के पास आ जाता है, नक्शे के बारे में सोचते रहे। जैसे लीग अगेंस्ट कॉलोनियलिज़्म में ब्रसेल्स में वो शामिल हुए थे। वहाँ पर उनकी मुलाकात जो सोवियत यूनियन से डेलीगेशन आया हुआ था, नया-नया इनकलाब हुआ था वहाँ पर, उससे और चाइना से भी, चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी से भी और बाकी दुनिया में जो लोग भी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे इम्पीरियलिज़्म के खिलाफ, सबसे मुलाकात हुई थी और उसके वाइस प्रेसिडेंट भी चुने गए थे उसमें वहाँ पर। तो ये जो एक पूरी उनकी जो दृष्टि है, जो उनका उनका जो नज़रिया है, ये नज़रिया लगातार बन रहा था और वो नज़रिया बनने का एक एक उदाहरण इसमें मैं देख पाता हूँ कि जब वो हिंदुस्तान लौटे तो उन्होंने पूर्ण स्वराज की माँग की, जिसको रावी के तट पे जो बात ये पूर्ण स्वराज की बात बहुत ज़्यादा कांग्रेस के अंदर या कांग्रेस के बाहर नहीं थी। लोग डोमिनियन स्टेटस पे बात कर रहे थे। और लोग सोचते थे कि शायद वहीं तक कुछ हो पाएगा प्रैक्टिकली उसके आगे शायद ना बढ़ पाएँ। लेकिन जवाहरलाल ने उसमें पूर्ण स्वराज की माँग की। एक एक उनकी जो अ, एक पूरा पूरे दुनिया में जो आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, उस लड़ाई से वो इंस्पायर्ड हुए और उनकी एक समझ बनी कि ये आधा-आधा किस्म का जो ढाँचा है, उससे काम नहीं चलेगा। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि अ, वो कंसिस्टेंटली अपने को अपडेट करते रहते थे। पूरी दुनिया के पैमाने पर जो भी बातें उठती थीं उन्होंने जैसे प्लानिंग कमीशन की शुरुआत की, तो प्लानिंग कमीशन चूँकि प्लानिंग एक नई चीज़ थी हिंदुस्तान के लिए, शुरू में वो टाटा प्लान कहलाता था, उसके बाद प्लानिंग कमीशन बना। महालनोबिस उसके एक तौर से आर्किटेक्ट थे उस प्लानिंग के। तो उस प्लानिंग कमीशन में उन्होंने इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, छोटे उद्योग, सारी चीज़ों को लिया। आम तौर पे जो दुनिया में दूसरे मुल्क डेवलप किए हैं, तो उन्होंने इस तरह का एक्सेप्ट सोवियत यूनियन उस समय एक प्लानिंग के माध्यम से बना हुआ मुल्क था, लेकिन प्लानिंग की कोई बात ही नहीं उठती थी। प्लानिंग हुआ ही नहीं। एक ये हुआ कि किसी माने एक अपने से ही एक समाज बन जाए, एक ढाँचा बन जाए। मोर और लेस जिसकी चर्चा आजकल बहुत लोग करते हैं और बहुत ज़्यादा होती है कि मार्केट फोर्सेस से चीज़ें आगे बढ़ जाएँ, बस उतनी ही बात होती थी। लेकिन एक प्लान करना एक पिछड़े हुए मुल्क को जिसका पिछड़ेपन के पीछे तमाम कारण हैं, तमाम वजहें हैं, तो वो जवाहरलाल के दिमाग में था इसलिए उन्होंने प्लानिंग को लिया और प्लानिंग को हिंदुस्तानी ढाँचे में भी बदला उसको। ये बात नहीं कि प्लानिंग उनका कोई इमिटेशन था या कॉपीइंग था। तो इस तरह से हम जवाहरलाल को एक मॉडर्न इंडिया के आर्किटेक्ट के रूप में भी देखते हैं और दूसरी बात ये है कि जवाहरलाल जैसा कि मैंने शुरू में भी अ, बात रखी थी कि जवाहरलाल लगातार अपने को अपडेट भी करते रहते थे और एक दूसरी चीज़ थी कि वो कोई ऐसा मॉडल रखते थे जो ऐसा मॉडल नहीं था कि जो केवल कॉपीइंग मॉडल था, बल्कि वो एक मुल्क के अंदर एक ख़ास ऐतिहासिक दौर में, ख़ास तवारीख़ी दौर में कैसे किया जाए उसकी भी पूरी समझ रखते थे। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। प्रोफ़ेसर इश्तियाक साहब, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि पंडित नेहरू पे एक इल्ज़ाम ये भी लगता है कि वो मुसलमानों को खुश करने के लिए किसी भी हद तक चले जाते थे और इस देश की जो मेजॉरिटी आबादी है, उसका उन्होंने ख़्याल नहीं रखा। आप इस इल्ज़ाम को किस तरह से देखते हैं? देखें, ये भी एक बेबुनियाद इल्ज़ाम है। इसकी ज़रा बैकग्राउंड मैं बता दूँ। देखें, जब 1928 में मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट आई, उसमें भी ज़ोर
इक्वल राइट्स पे दिया गया ऑफ ऑल सिटीजन्स, मेन एंड वेमेन, ठीक है। इसके बाद कराची में जो सेशन हुआ 1931 में, उसमें फंडामेंटल राइट्स का जिक्र हुआ, और वो सारे सारे फंडामेंटल राइट्स एक ह्यूमन राइट्स की शक्ल आप कह सकते हैं फॉर ऑल सिटीजन्स, यानी इंडिविजुअल्स के वो राइट्स का जिक्र हुआ। जब ये हुआ तो जो हिंदुस्तान के कंजर्वेटिव सेक्शंस ऑफ सोसाइटीज थे, मुसलमान, हिंदू, सिख, इन सब में एक वो क्या कहते हैं खलबली सी मच गई कि यार ये तो अगर इक्वल राइट्स आएंगे और तो हमारी जो है ट्रेडिशनल कस्टमरी लॉज उनका क्या बनेगा, हमारी रिलीजियस लॉज का क्या बनेगा। तो उस जमाने में फिर 1931 में ही इनको एक और रेजोल्यूशन पास करना पड़ा कि फंडामेंटल राइट्स हम सबके लिए प्रमोट करेंगे, लेकिन माइनॉरिटीज अगर चाहें तो उनकी पर्सनल लॉ को हम टच नहीं करेंगे जब तक वो खुद तैयार ना हो। अब ये बात है कि जब हिंदुस्तान आज़ाद हो गया तो जवाहरलाल नेहरू अगर चाहते तो एक किया हुआ वादा जो कांग्रेस का वादा था जमीयत उलमा हिंद के साथ, जो इनकी मेन एलाई थी, उसको इग्नोर कर देते, और जैसे हिंदू फैमिली लॉ को उन्होंने मॉडर्नाइज किया तो वो ये भी कर देते। लेकिन आई थिंक पंडित नेहरू वॉज वेरी कॉन्शियस कि ये वो मुसलमान हैं जिन्होंने हमारे साथ खड़े होके हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए पूरी जंग लड़ी है, तो उनको हम एक इस तरह जो वादा किया हुआ है, लेट्स कीप इट अंटिल द मुस्लिम्स देमसेल्फ कम अप एंड डिमांड के हमको भी आप इंटीग्रेट कर लें। ये गुड फेथ में किया गया, और लेकिन ठीक है, इन द लॉन्ग रन बजाय मुसलमान खुद उसमें आते, मौलवियों ने उस पर कब्जा कर लिया, और पर्सनल लॉ का इशू जो है वो फिर बाद में, शायद अगली सिटिंग में हम बात करेंगे कि वो गुड फेथ में आप एक एक्ट करें तो उसका रिजल्ट कई दफा इन द लॉन्ग रन वो नहीं होता जो आप चाहते हैं, क्योंकि पूरे वो हालात नहीं ना थे कि मुसलमानों की तरफ से इनिशिएटिव आए, वो तो आया नहीं। लेकिन हिंदू राइट विंग को ये मौका मिल गया कहने का, देखो जी कि मुसलमानों को तो एग्जेम्पशंस देते जाते हैं, और हिंदुओं की हर कस्टम को, लॉ को ये चेंज करते जाते हैं, तो ये तो मुस्लिम अपीसमेंट के आदी हैं। मैं आपको एक पर्सनल वाकया सुना देता हूं जहां से आप अंदाजा लगाएं कि कितनी ट्विस्टेड है ये सोच। 1999 में मैं पहली दफा इंडिया आया, अपना पंजाब की पार्टीशन का जो है ना एक पायलट किस्म का प्रोजेक्ट लेके, कि द हिंदूज एंड सिख्स ऑफ लाहौर 47 उनके साथ क्या हुआ। तो वहां पे एक मेरे वाकिफ बन गए बाद में दोस्त, युवराज कृष्ण जी, जो ऑडिटर जनरल, डेप्टी ऑडिटर जनरल रिटायर हुए इंडिया के, वो लाहौर के अनारकली के रहने वाले थे। वो मुझे ले गए जनसंघ के फॉर्मर प्रेसिडेंट के घर, क्या नाम था उनका यार, मधुक। मधुक के, हाँ। जी। मधुक ने जब मुझे मिले तो पहले तो उन्होंने वही किया जो उनको आदत है, कि जो मुसलमान हैं वो नीच होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं, और साथ में उन्होंने मुझे स्टोरी बता दी कि क्या आपको पता है कि ये जवाहरलाल नेहरू का खानदान तो हिंदू ब्राह्मण है ही नहीं, ये तो मुगल थे, जो जब 1857 का फिसाद हुआ है तो मुसलमानों पे जब अंग्रेजों ने हाथ लगाया, तो इन्होंने झूठी अपने आप को, अपनी जान बचा ली कह के कि हम कश्मीरी ब्राह्मण है। व्हाट ही वाज ट्राइंग टू प्रूव इज के जवाहरलाल नेहरू वाज बेसिकली अ मुस्लिम लवर। ये इस किस्म की पैथोलॉजिकल सोच, बीमारी की हद तक सोच जो है इन लोगों के दिल में है। हालांकि जवाहरलाल नेहरू ने अगर मुसलमानों को प्रोटेक्ट किया है तो ये तो एक सिविलाइज्ड हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसकी तो आपको आपको इसके पर फख्र करना चाहिए कि मेजॉरिटी होते हुए आपने एक माइनॉरिटी को ब्रूटलाइज नहीं किया। लेकिन आपकी अगर सोच ही हो कि मेजॉरिटेरियनिज्म हो और हिंदू राष्ट्र हो, तो जवाहरलाल नेहरू देन बिकम्स एन इजी टारगेट। मेरे लिए जवाहरलाल नेहरू जो हैं
वो बेस्ट वैल्यूज जो होती हैं ना इंडिया की और यूनिवर्सल कॉस्मोपॉलिटनिज्म को एम्बॉडी करते थे। आई लुक एट इट इन दैट पर्टिकुलर वे, द रोल ऑफ जवाहरलाल नेहरू। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। ये बात माफ़ करें, मुझे पहले ये किताब हाथ में ले लेनी चाहिए थी। फ्रैंक मोरास ने भी अपनी किताब जवाहरलाल नेहरू के ऊपर जो उन्होंने लिखी, उन्होंने भी इस किताब में ये कहा कि वो उन्हें जो फ्रेंच मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म था, वो बेहद उसको अपने आप के, अपने दिल के वो बेहद उसको करीब पाते थे। यही वजह थी कि उन्हें लोग जो हैं इस बात के लिए, शायद हमारे यहाँ पर राष्ट्रवाद का दौर है, नेशनलिज्म का, तो एक इंटरनेशनलिस्ट किसी इंसान का होना लोगों को गवारा नहीं है। मैं ये सवाल आपसे फिर से एक सवाल और पूछना चाहता हूँ, और यही सवाल फिर मैं प्रोफेसर दीपक मलिक जी से भी पूछूंगा। जी, सोमनाथ के मंदिर के ऊपर आपने बात सुनी होगी, जी। तो मैं चाहूंगा कि आप जरा तफसीलन थोड़ा सा उसके बारे में हमें बताएं कि आखिर उनका वहां जाना और वो ठीक था या फैसला गलत था। आप क्या उसको उसको किस मैं तरह से देखते समझता हैं? हूँ ये बहुत बड़ा फैसला था टू शो कि इंडिया जेन्युइनली मीन्स कि इट इज एन इंडिया फॉर ऑल कम्युनिटीज। देखें, हिस्टोरिकल इनजस्टिसेस को अगर हम आज बैठ के एक दूसरे से बदला लेना शुरू कर दें तो वो तो सिविल वॉर है। जवाहरलाल नेहरू वॉज वाइज इनफ, एनलाइटेंड इनफ टू अंडरस्टैंड कि जो पहले हो चुका वो आज हम्म। की जनरेशन्स का आप उनको दोष नहीं दे सकते, जो भी उन लोगों में इन्वॉल्व थे। तो सोमनाथ पे जो हमले हुए, 17 हमले किए महमूद गजनवी ने, उसका आज के हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ क्या ताल्लुक है, जो ज्यादातर गरीब लोग ही थे जो हिंदुस्तान की पॉपुलेशन का हिस्सा थे। तो जब ये सोमनाथ की रिकंस्ट्रक्शन की पूरी चली, डोनेशंस कलेक्ट की गई, तो इंडियन जो थे प्रेसिडेंट मेहल राजेंद्र प्रसाद, वो भी उसके सपोर्टर थे। तो एडवाइस किया गया कि जी आप जाके एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इसका ओपनिंग सेरेमनी इफ्तिताह करें। ये जवाहरलाल नेहरू की, मैं समझता हूँ, एक ऑथेंटिक ह्यूमनिस्ट, इंटरनेशनलिस्ट होने की निशानी है कि उन्होंने कहा नहीं, मैं प्राइम मिनिस्टर इंडिया का हूं, मैं प्राइम मिनिस्टर हिंदुओं का नहीं हूं। इसलिए आप जरूर से अपना ये रिस्टोर करें, सेलिब्रेट करें, लेकिन ऑफिशियली स्टेट की वहां पे प्रेजेंस की कोई जरूरत नहीं है। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने ये ओपनली शो कर दिया कि ही इज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑल इंडियंस, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, क्रीड, कास्ट, व्हाटएवर। ये मैं इस पे बड़ा मैं समझता हूँ कि जवाहरलाल नेहरू शुड बी गिवन लॉडेटरी कमेंट्स ऑन दिस, कि उन्होंने ये फैसला किया बजाय जाके तो एक सेक्टेरियन फैसला कर देते और मेजोरिटेरियनिज्म के साथ वो फ्लर्ट करते। ही डिड नॉट डू दैट। पॉपुलिस्ट नहीं थे, आप ये कहना चाहते हैं, जी, और इंटरनेशनलिस्ट थे। खुद को, जैसा मैंने बताया, कि फ्रेंच मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म के बेहद करीब पाते थे। इसलिए उनको लगता था कि एक रियासत का जो वजीर आजम है, वो तमाम वहाँ के जो लोग हैं उनका वजीर आजम है, एक और एक वो बात और किसी मैं भी कहना मजहबी तकरीबात में शामिल नहीं होना चाहिए। एक बात और कहना चाहता हूँ कि ठीक है, अगर आप अभी आपने भी नाम लिए वो लोग जिन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए काम किया, लेकिन आप भी एक तरीके से भूल गए कि मौलाना आज़ाद का नाम होना चाहिए था। बाकी सब नाम लिए गए हैं। उनसे ज़्यादा एक नेशनलिस्ट मुस्लिम और कौन हो सकता है? इसमें और नाम आपको बेतहाशा और भी मिल जाएँगे। हुसैन अहमद मदनी, उबैदुल्लाह सिंधी, हसन महमूद जो देवबंद के अर्ली फाउंडर्स थे, ये सारे कांग्रेस के साथ रहे। और वतनियत, यानी जो आप फ्रेंच मॉडल की बात कर रहे हैं, उसी पे वो भी पहुंचे कि जो एक वतन में कोई भी आपका मजहब हो, आप उसको आज़ाद कराने के लिए मिल के काम करें, और आप एक नेशन है बिकॉज़ यू लिव इन द सेम कंट्री। तो मुसलमान भी इस नतीजे पे पहुंचे, और जवाहरलाल नेहरू वाज वेरी अप्रिशिएटिव कि इन लोगों ने इस किस्म का इनोवेटिव पोजीशन ली है। तो ये भी मैं सोचता हूं कि इसको भी, इसका जिक्र भी आज होना चाहिए कि इसमें कोई आप। शक नहीं, जी, जी, इसमें कोई शक नहीं कि उन तमाम लोगों का भी भारत की आज़ादी में बहुत बड़ा हाथ रहा है। पर ये है कि प्रोग्राम पंडित नेहरू को लेकर था, इसलिए जी, उन पर जी, ज़्यादा बात हो रही है। मैं अगर वकालत करूँ हमारे एक बहुत बड़े तबके की,
तो वो ये भी कहेंगे कि अगर पंडित नेहरू से इतनी उम्मीद की जाए कि सोमनाथ के मंदिर की इनॉग्रेशन पे उसके फाउंडेशंस ना वहाँ शामिल हों, क्योंकि वो एक सेक्युलर इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, तो मौलाना आज़ाद से भी ये तवक्को की जा सकती है कि वो भी जब पंडित नेहरू हिंदू कोड बिल को जो है अपनी ही पार्टी के जो है मुखालिफ जाके और लोगों के खिलाफ होकर और उसका सपोर्ट कर सकते हैं और ये कहते हैं कि हमें आगे बढ़ना है। हमें माज़ी की जो इतिहास की जो भी तमाम बुराइयाँ हैं उनको पीछे छोड़ के वी नीड टू मूव फॉरवर्ड। तो उसमें एक बड़ा दिल रखने की मौलाना आज़ाद को भी वहाँ पे ज़रूरत थी। मैं इसी सब ये जो सवाल हम सोमनाथ की बात कर रहे थे, मैं प्रोफ़ेसर दीपक मलिक जी आपसे ये जानना चाहूँगा कि राजेंद्र बाबू जब उस प्रोग्राम में शामिल हुए, तो भारत में आप जैसे जो लोग हैं, आप उनके इस फैसले को किस तरह से देखते हैं? और दूसरा ये है कि क्या पंडित नेहरू इस मामले में गलत थे? क्या उनको भी वहाँ जाना चाहिए था? मैं पंडित नेहरू को इस मामले में गलत कतई नहीं मानता हूँ कि उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को नहीं जाना चाहिए। अ, उसकी वजह ये है कि हिंदुस्तान एक दूसरे किस्म का मुल्क के तौर पे नए तरीके से आर्किटेक्ट बन रहा था। इट वाज़ बीइंग आर्किटेक्टेड और इसकी समझ हमको लगता है, जैसा मैंने शुरू में भी तस्वीर रखी थी, कि इसकी समझ शायद बहुत कम लोगों में थी। जवाहरलाल अकेले बेचारे नेशन बिल्डिंग में लगे रहे और अकेले एक टीचर के तौर पे, एक प्रीचर के तौर पे, एक आर्किटेक्ट के रूप में वो शुरू में शंकर हमारे यहाँ बहुत कार्टून बनाते थे। शंकर शंकर के कार्टून बड़े जी, प्रसिद्ध जी, हुआ। जी। जी हाँ, उन्होंने शुरुआती एक कार्टून बनाया था कि जवाहरलाल बैठे हुए हैं और वो एक हाथ में सितार है, एक में तबला है, एक में ये है, सब कुछ है, सब वही बेचारे कर रहे हैं। तो ये एक जिसे कहते हैं, मैं समझता हूँ कि एक इतिहास की ट्रेजेडी भी है कि एक आदमी को एक बड़ा समूह मिलना चाहिए था, एक बहुत बड़ी जमात मिलनी चाहिए थी जो उनके साथ खड़ी होती। वो नहीं हुआ उस तरह से, बल्कि उनको अकेले ही लड़ना पड़ा, अकेले ही। और इसकी इसकी इसका इसका इसके थोड़े कुछ सबूत भी हैं। इंदिरा गांधी अपनी हत्या के पहले आखिरी कलकत्ता कांग्रेस में एक जवाहरलाल की चिट्ठी पढ़कर उन्होंने सुनाई और वो चिट्ठी उन्होंने पढ़ी कलकत्ता में कांग्रेस सेशन में। वो चिट्ठी थी आचार्य नरेंद्र देव को। उनमें आचार्य नरेंद्र देव ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी और सोशलिस्ट पार्टी उन्होंने शुरुआत की थी। तो जवाहरलाल ने लिखा है, क्योंकि नरेंद्र देव उनके बड़े करीबी थे, उन्होंने लिखा है कि नरेंद्र देव, यू हैव लेफ्ट मी टू फॉक्सेस। आपने लोमड़ियों के बीच में हमको फेंक के चले गए हैं आप हमको। तो देखिए, एक आदमी की अपनी ट्रेजेडी भी है किस तरह की। तो हम समझते हैं कि सोमनाथ मंदिर में न जाने का मैंने उसमें ये बात को रखना, ये जवाहरलाल की नई नेशन बिल्डिंग के लिए एक बड़ा साहसिक कदम था, बहुत साहसिक कदम था। क्या उनको पता नहीं था कि इससे एक दूसरे किस्म का एटमॉस्फेयर बनेगा, बहुत सारे लोग बहुत नुक्ताचीनी करेंगे और बहुत इसका एक वो हो सकता है, सब कुछ पता था। लेकिन इसके बावजूद चूंकि वो उनको एक बनाना था, एक ऐसा इंक्लूसिव किस्म का मुल्क, इंक्लूसिव किस्म का समाज, इसलिए उन्होंने वो कदम उठाया। और दूसरी बात ये है कि ये एक उनका इंटरव्यू है, फ्रांस के कल्चर मिनिस्टर थे आंद्रे मोलोरो, वो लेखक भी बहुत बड़े रहे हैं। वो एक बार दिल्ली आए और मेरे ख्याल से ये 50s का ही दौर था, 50 के दौर थे। तो उसमें मोलोरो ने जवाहरलाल से बातचीत की, उनका इंटरव्यू टाइप कर लिया और ये ज़िक्र आया है कई जगहों में। उन्होंने जवाहरलाल से पूछा कि आपकी ज़िंदगी में सबसे कठिन काम कौन-सा था? सबसे मुश्किल काम कौन-सा था? उनका कि टू मेक अ सेक्युलर सोसाइटी इन अ रिलिजियस टू मेक अ सेक्युलर स्टेट नेशन इन अ रिलिजियस सोसाइटी। वाह, वाह! बहुत हाँ, खूब बात है। वाह जी हाँ। वाह! तो देखिए, जवाहरलाल इस चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से समझते थे। जबकि मैं समझता हूँ कि जवाहरलाल की जो 3 किताबें हैं, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्प्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, हैं? तो ये माई ऑटोबायोग्राफी,
ये तीनों किताबें शो करती हैं एक्चुअली। मैं समझता हूँ कि इतनी इंटेलेक्चुअली वर्कड आउट, एक बहुत रिगरसली वर्कड आउट किताबें, जिस आदमी को पढ़ने लिखने का मौका नहीं मिलता था 24 घंटा पब्लिक मीटिंग्स में जाना और जेल में ना रहा, आधी आधी चीजें तो उसमें जेल से लिखी गई हैं इंदिरा गांधी को चिट्ठी के तौर पे, जहाँ मटेरियल भी नहीं मिलता है। वो एक दिन हफ्ते में मिलने उलने का मौका मिलता था तो कुछ लोग अगर कुछ लेके जाएं, किताब भी नहीं दे सकते हैं। तो ये ऐसे उसमें इस आदमी ने सोचा, उस पर मंथन किया जिसे कहा जाता है, उस पे और उसके बाद जब उसको मौका मिला हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनने का, वजीर आजम बनने का, तो उसने उसको इम्प्लीमेंट करने की पूरी कोशिश की, हर तरह से कोशिश की। और ये बात सही है कि जवाहरलाल का जो एक ह्यूमनिस्ट और एक नए किस्म के हिंदुस्तान बनाने का सपना था, वो बड़ा गहरा सपना था। उसको वो कहीं छोड़ना नहीं चाहते थे और उसको लेकर ही वो चलते थे और उसको लेकर ही सारी बातें करते थे। इसलिए अगर आप उनके लेटर्स टू चीफ मिनिस्टर्स देखें, जो आप बहुत बड़े वॉल्यूम में आई हैं, महात्मा गांधी की जो चिट्ठियां हैं या महात्मा गांधी के जो भाषण हैं, वो 100 वॉल्यूम में जाती हैं। जवाहरलाल के भी लेटर्स टू चीफ मिनिस्टर्स बहुत ज्यादा वॉल्यूम में गई हैं, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम ने बाद में उसको पब्लिश किया है। तो उसमें वो लगातार चीफ मिनिस्टरों से ये बात करते थे कि हमको क्या करना है, हम क्या कर रहे हैं और दुनिया में क्या हो रहा है और दुनिया में हमको क्या सोचना है। तो एक आदमी जो लगातार एक मंथन के दौर से गुजरता हो, एक थिंकिंग के दौर से गुजरता हो, ऐसा मैंने सौभाग्य शायद दुनिया में बहुत कम दुनिया में मुल्कों को मिला है कि इस तरह का एक आदमी उनका प्राइम मिनिस्टर बने और फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने, बिल्डर प्राइम मिनिस्टर बने। ये बात हमको एक बार बड़ी इंटरेस्टिंग तौर से हमको एक सोवियत डेलीगेशन मिला था, उसमें बहुत माने जिसे कहते हैं ऑल्टरनेटिव मेंबर ऑफ पोलिट ब्यूरो वगैरह भी थे। तो उन्होंने कहा कि देखिए, यू आर वेरी फॉर्चुनेट, बाय द वे वो बड़े बड़े ओपन थे। उन्होंने कहा यू आर वेरी फॉर्चुनेट दैट यू हैड a person like Jawaharlal Nehru as prime minister, जो एक शुरुआत कर सके और उसको आगे भी ले चल सके। हम लोगों का दुर्भाग्य था कि नहीं कर पाए। हाँ, वो दूसरे तरीके से इस बात को कहे कि हमारा दुर्भाग्य था कि हम आगे नहीं बढ़ पाए। लेनिन की मृत्यु के बाद सब मामला खत्म हो गया स्टालिन से। तो ये देखिए एक जिसे कहते हैं एक बहुत बड़ी भूमिका है जवाहरलाल की, एक बहुत बड़े कैनवस पे वो उभरते हैं। और उसी में हम सोमनाथ के मंदिर में जो उनका नजरिया था उसको देखते हैं। दूसरी बात जो एक, एक फुटनोट के तौर पर मैं जोड़ देना चाहता हूँ, जहां तक राजेंद्र प्रसाद का सवाल है, हम उनके प्रति श्रद्धाशील हैं। वो फर्स्ट प्रेसिडेंट भी रहे हैं हमारे, सब कुछ है, लेकिन राजेंद्र बाबू में कुछ कमजोरियां थी जिसको हमको मानना चाहिए। राजेंद्र बाबू की कमजोरियां इतनी थी कि अगर उन कमजोरियों से उनको महात्मा गांधी ने यानी नहीं उबारा होता तो शायद वो एक बहुत साधारण किस्म के एक जात पात और तमाम फिरका परस्ती और जिसको हम सांप्रदायिकता कहते हैं उससे जुड़े हुए आदमी होके ही रह जाते। अच्छे वकील होते जरूर और एक छोटे मोटे नेता रहते कांग्रेस के। हम एक छोटा सा एक उनका शुरुआती जिंदगी का एक वो देना चाहते हैं, तस्वीर देना चाहते हैं। चंपारण में जब महात्मा गांधी गए तो राजेंद्र प्रसाद वहां पर आए, उनकी मदद के लिए आए। और राजेंद्र प्रसाद फ्रीडम फाइटर के तौर पर कोई कम नहीं थे, हर कुछ उनमें वो सारे गुण थे और बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन था, सब कुछ था। लेकिन देखिए ये पटना से वो वकीलों को लेके आए, उन वकीलों में कुछ लोग ब्राह्मण थे, कुछ लोग कायस्थ थे, कुछ लोग राजपूत थे, वगैरह वगैरह वगैरह। सारे लोगों का अलग अलग चूल्हा चौकी बना हुआ था। महात्मा ने देखा और कहा बाकायदे, एक तौर से डांटा राजेंद्र प्रसाद को कि क्या करते हो तुम लोग भाई, ये तुम लोग अपने मने, तुम कायस्थ हो, वो ब्राह्मण है, तो अलग अलग अपना चूल्हा चौकी बना के बैठे हुए, इतनी भी एकता नहीं बनाओगे तो हिंदुस्तान की आजादी, ये लड़ाई क्या होगी, कम किसानों की लड़ाई में हम आए यहाँ चंपारण में आए। तो देखिए बहुत कहाँ से
शुरुआत होती है। अगर इस तरह की दृष्टि है और सांप्रदायिक फिरका परस्ती वाले सवाल पर भी कहीं-कहीं बेचारे माने हिंदू कोड बिल में बाकायदे ही वाज़ नॉट वेरी हैप्पी राजेंद्र प्रसाद। तो उनका जो एक नज़रिया है वो दिखलाई पड़ता है, फ्रॉम टाइम टू टाइम वो दिखलाई पड़ता है। हम चूँकि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में काम करते रहे हैं, तो पंडित मदन मोहन मालवीय को भी उन्होंने कहीं-कहीं बिहार में बुलाया है। इसी तरह के फ़िरका परस्ती की जब बातें आगे बढ़ी हैं, तो उसको उसको उसके बारे में। मदन मोहन मालवीय की उनकी एक पर्सनैलिटी थी। मैं इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग मैं मदन मोहन मालवीय को एक लास्ट हिंदू लीडर मानता हूँ। सांप्रदायिक नहीं थे, फ़िरका परस्ती नहीं थी, लेकिन हिंदू लीडर थे। हिंदू लीडर थे। जी हाँ, हिंदू लीडर थे और बड़े हिंदू लीडर थे। उसके बाद उतना बड़ा हिंदू लीडर कोई हुआ नहीं, क्योंकि जो एक पूरा एक्सपेंशन होना चाहिए एक नज़रिए का, वो उनमें था। हाँ, तो अब ये सवालात हैं कि इस तरह की एक पर्सनैलिटी उनकी रही है राजेंद्र बाबू की, जिसमें कमज़ोरियाँ भी रही हैं, बहुत स्ट्रेंथ भी रहा है। बहुत सारे सवालों पे वो बहुत मजबूती से लड़े हैं। बड़े ब्रिलियंट आदमी थे, कलकत्ता यूनिवर्सिटी के टॉपर थे। बड़े लॉयर थे और बड़ा सिंप्लिसिटी थी उनकी, बहुत सिंप्लिसिटी थी। राष्ट्रपति भवन में जब वो आए तो उस तरह का सिंपल प्रेसिडेंट बहुत कम हुए। ऐसी बात नहीं कि बाद के लोग नहीं हुए, लेकिन एक वो और सबसे बड़ी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट के रूप में, चेयरमैन के रूप में उन्होंने बड़ी अच्छी भूमिका निभाई है। जो मैं कभी-कभी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में के बहसों को पढ़ता हूँ, तो उससे उससे दिखलाई पड़ता है कि ही वाज़ जब उनको कोई पोज़ीशन दी जाती थी, तो वो बहुत जिसे कहते हैं ऑब्जेक्टिवली उसको कोशिश करते थे। लेकिन एक दिमाग में कहीं न कहीं कोई कुछ चीज़ें बनी हुई थी जो साफ़ नहीं हुई अंत तक। जी। मालवीय जी की आपने बात की कि वो हुँ, बड़े लीडर थे, सांप्रदायिक नहीं थे लेकिन हिंदू लीडर थे। इस बात को भारतीय जनता पार्टी ने भी पहचाना और 2015 में मरणोपरांत उन्हें भारत रत्न से नवाज़ा गया। हुँ, ये बात भी मुझे लगा कि हमारे व्यूअर्स को बतानी चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि पंडित नेहरू ने इस देश को बहुत कुछ दिया। जब देश आज़ाद हुआ, तो लिटरेसी रेट महज़ 15% था। उसके साथ 90% इम्पोर्ट हम अपना यहाँ पे किया करते थे। हमारे यहाँ के हालात कोई अच्छे नहीं थे, गरीब बहुत ज़्यादा थे। पंडित नेहरू ने हेवी इंडस्ट्रीज़ लगाईं, खेती को नया योगदान दिया, डैम्स बनाए बहुत सारे, आईआईटी, आईआईएम, एम्स जैसे बड़ी-बड़ी संस्थाएँ दी और उसके साथ-साथ जो सबसे अच्छा मुस्बत काम उन्होंने किया, जो कि करना बहुत मुश्किल था इस भारतीय उपमहाद्वीप में, वो ये था कि ज़मींदारी को उन्होंने जो है बहुत बड़े उसमें रिफ़ॉर्म्स लेकर आए और उसमें अगर वो काम ना हुआ होता, तो हम शायद आज यहाँ ना होते। आज आचार्य विनोबा भावे को भी भूदान जो मूवमेंट चली, उसमें उनका भी एक बहुत बड़ा योगदान है, जिसको नकारा नहीं जा सकता। मगर पंडित नेहरू आर्किटेक्ट थे लैंड रिफ़ॉर्म्स के और आज हमें पाकिस्तान से जॉइन किया है प्रोफ़ेसर इश्तियाक साहब ने। ऐसा कैसे हो सकता है कि हम लैंड रिफ़ॉर्म्स पर बात ना करें? ताकि एक हमारे सामने तस्वीर उभर कर आए कि वो जो हमारे बड़े बुजुर्गों का फैसला था, उसका हमारे देश को क्या फ़ायदा हुआ और हमारे पड़ोसी देश जहाँ पे वो रिफ़ॉर्म्स नहीं आए, वहाँ उसका क्या नुकसान हुआ? तो इश्तियाक साहब हमें प्लीज़ बताएँ सर। ये अच्छा है, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। जब कंपैरिज़न होता है ना, तो तब सोशल साइंसेज़ में आप एक चीज़ को बिल्कुल क्लियरली समझा सकते हैं लोगों को। देखिए, पाकिस्तान के बनने में ज़िम्मेदारी पे जो मौक़िफ़ था जवाहरलाल नेहरू का, ये इस्तेमाल किया गया, एक्सप्लॉइट किया गया कि देखें, एक आज़ाद हिंदुस्तान में ज़िम्मेदारी ख़त्म हो जाएगी और जस्टिस पे, इक्वालिटी पे ज़ोर होगा, तो आपका तो सत्यानाश हो जाएगा। ये मुस्लिम लीग के लीडर्स ने जाके पंजाब में, सिंध में, एक हद तक नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में भी, क्योंकि ज़्यादातर लोग तो अब्दुल गफ़ार खान के साथ थे, एक माइनॉरिटी उनके साथ आ गई और बलूचिस्तान में तो थे ही ट्राइबल
लीडर्स। हाँ जी, पाकिस्तान में लैंड रिफॉर्म के खिलाफ शुरू से पोजीशन रही, और तो और 1950 या 49 में पंजाब गवर्नमेंट ने लैंड रिफॉर्म की तरफ जब कदम उठाए, तो उस ज़माने की जो गवर्नमेंट थी नवाबज़ादा लियाकत अली खान की, कराची में मुस्लिम लीग की, उसने उसको ओवर रूल कर दिया और मौलवियों से फतवा ले लिया कि इस्लाम में तो लैंड ओनरशिप पे लिमिट है ही कोई नहीं। और आज तक मैं तो ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में अगर थोड़ी-सी तरक्की आई, तो वो मिलिट्री रूलर अयूब खान के दौर में उन्होंने लैंड रिफॉर्म की तरफ कदम उठाया और वहाँ पे वो लेके आए थे एक कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन। इंडिया के अंदर जो मॉडल था जवाहरलाल नेहरू का, वो इतना इकोनॉमिकली क्या कहते हैं एफिशिएंट नहीं था। उसमें जस्टिस पे, इक्वालिटी पे ज़्यादा ज़ोर था, हैवी इंडस्ट्री पे था। ये वो इंडस्ट्री हैं कि जब लग रही हो तो उनमें से प्रॉफिट नहीं होता, उनमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होती है, लेकिन लॉन्ग रेंज आपकी मुल्क की जो है ना नेशनल इकोनॉमी के लिए वो फ़ायदेमंद होती हैं। पाकिस्तान में तो उन्होंने हैवी इंडस्ट्री की तरफ ज़ोर नहीं दिया, कंज्यूमर इंडस्ट्री पे थोड़ा-सा काम किया गया और फ्री फॉर ऑल कैपिटलिज्म को उन्होंने ज़ोर दिया। तो वहाँ पे कहा गया कि हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ व्हिच वाज़ 2.7 2.8 ऐसे करके पाकिस्तान में 5.3% किया गया। साथ-साथ अयूब खान वांटेड टू कन्वर्ट फ्यूडल लैंड ओनरशिप इनटू प्रोग्रेसिव फार्म्स, ताकि लैंडलॉर्ड्स की उसमें इन्वॉल्वमेंट हो। लेकिन जो सीलिंग रखी गई वो क्या थी? 500 acres of irrigated and 1000 acres of unirrigated land, huge land holdings। उसके बाद एक अटेम्प्ट हुआ जुल्फकार अली भुट्टो के दौर में, 150 एकर्स सीलिंग बट इंडिविजुअल ओनरशिप, जिस ये इस ट्रिक के जरिए एक ही खानदान में 5-5 6-6 7-7 100 वो क्या कहते हैं एकड़ रखे जा सके इंडिविजुअल। मैंने भी रख लिया, मेरे बेटे ने भी, मेरी बेटी ने भी। इस तरह उन्होंने प्रॉपर्टी कोई नहीं दी। तो इंडिया के अंदर तो मुझे अब ये फार्मर्स मूवमेंट में जब देखता हूँ तो पता लगा है कि 2 एकड़ से लेके 15 17 एकड़ इज द मैक्सिमम होल्डिंग इन द पंजाब। अमेजिंग। तो आपकी जो मॉडर्न डेमोक्रेसी जो है ना, उसमें उस फ्यूडल क्लास का होल्ड ब्रेक किया गया, मिडिल पेजेंट को मजबूत किया गया और इस तरीके से मैं समझता हूँ इलेक्शंस भी हुए, एक ब्रॉड पार्टिसिपेशन भी हुई। अब आपकी पार्लियामेंट के अंदर बिल्कुल मॉडेस्ट बैकग्राउंड के लोग मैंने देखा आ गए हैं। उसका फायदा भी है, नुकसान भी है। मतलब वो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, इतने सोफिस्टिकेटेड नहीं है, बट दे आर ऑल ट्रेन्ड ऑन हाउ टू फंक्शन विद द पार्लियामेंट्री सिस्टम। पाकिस्तान के अंदर तो पार्लियामेंट का मजाक ही उड़ता रहता है, कभी स्पीकर को जूती कोई दिखा देता है, कभी कुछ होता है। तो वहां से जाहिर हो जाता है कि हमारा कल्चर आज तक फ्यूडल है और लैंडलॉर्डिज्म और लैंडलॉर्ड का जो होल्ड है ना अपने लोकल एरिया पे, वो कायम है डिस्पाइट के लैंड होल्डिंग्स उतनी बड़ी नहीं रही। इस्लामिक लॉ के मुताबिक लैंड डिस्ट्रीब्यूशन भी हो जाती है ना फैमिली के अंदर, बट स्टिल बाय कंपैरिजन टू इंडिया, पाकिस्तान इज स्टिल डोमिनेटेड बाय द फ्यूडल क्लास। तो ये बहुत बड़ा इंडिया के अंदर चेंज जवाहरलाल नेहरू के दौर में आया, जो पाकिस्तान में आज तक नहीं आ सका। जी, उसके साथ-साथ पंडित नेहरू ने भारत के जो जितने भी स्टेट्स हैं, उनको 50s के अंदर वो एक नया कमीशन लेकर आए और रीऑर्गनाइज़ किया। हमारे ठीक जितने भी है। तमाम स्टेट्स को लिंग्विस्टिक बेसिस के ऊपर, कल्चरल बेसिस के ऊपर, जो कि मैं समझता हूँ बहुत ही एक अच्छा मूव था। वो एक तरह से एक बाइंडिंग फैक्टर बना, एक तरह एक ज़बान बोलने वाले लोगों के दरमियान, और उन्हें एक सेंस ऑफ नेशनलिज़्म के साथ-साथ एक सब एथनिक नेशनलिज़्म का भी उन्हें मौका दिया गया कि वो उसको भी अपने साथ-साथ लेकर चल सकें। मैं इससे पहले कि आऊँ प्रोफ़ेसर दीपक मलिक जी की तरफ, मैं थोड़ा-सा ये भी बता दूँ जल्दी-जल्दी क्विकली पॉइंट्स कुछ 4-5। पंडित नेहरू ने प्लानिंग कमीशन का गठन भी किया। ये यूएसएसआर का मॉडल था जिसे लेकर वो चले
और उनका ये मानना था कि हमें हर 5 साल अपने आगे आने वाले वक़्त के लिए तैयारी करनी है और उसको फिर बाद में इम्प्लीमेंट भी करना है। तो प्लानिंग कमीशन उनका एक बहुत ही बढ़िया एक प्लान था। उसके बाद अगर हम ये देखें कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में जो इंस्टीट्यूशंस उन्होंने बनाए, वो आज भी आज के हिंदुस्तान जिसके ऊपर हम प्राइड लेते हैं कि जी हम चाँद पे चले गए, हम मार्स पे जा रहे थे, थोड़ा-सा कमी रह गई उसमें, लेकिन द फैक्ट दैट वो मिशन आपका वहां तक गया लास्ट मोमेंट पे जाके और वो एक टेक्निकल ग्लिच की वजह से पूरा नहीं हो सका, तो उसका जो श्रेय है वो भी हमें पंडित नेहरू को देना चाहिए कि उनका लगाया हुआ पौधा आज एक बहुत बड़ा पेड़ बन के और हमारे सामने खड़ा है। अब मैं आपकी तरफ आता हूं दीपक जी, हमें ये बताएं, पंडित नेहरू ना सिर्फ मॉडर्न इंडिया के आर्किटेक्ट थे बल्कि वो हमारी फॉरेन पॉलिसी के भी आर्किटेक्ट माने जाते हैं और उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है, आपसे गुजारिश है कि आप जरा उसके जो उसके जो अहम नुकात हैं उनके बारे में हमें आगाह करें। पंडित नेहरू की जो फॉरेन पॉलिसी थी, उस फॉरेन पॉलिसी की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वो एक कोल्ड वॉर के ज़माने में जिस तरह से एक डिवाइडेड दुनिया थी और उस दुनिया में कैसे एक नया जो आज़ाद मुल्क बन रहा है, वो कैसे फ़ंक्शन करे, इसकी बुनियाद उन्होंने रखी। इसकी बुनियाद देखिए दूसरे मुल्कों में नहीं थी, जो डिकोलोनाइज़ेशन के प्रोसेस में जो नए मुल्क बने, शायद उनमें उतनी एक मजबूत समझ नहीं बनी थी जो जवाहरलाल नेहरू की थी। जवाहरलाल नेहरू की ये जो समझ बनी कि हमको एक नॉन अलाइन्ड फॉरेन पॉलिसी लेना चाहिए। ये यूरोप में जो एक न्यूट्रैलिटी की पॉलिसी या पॉलिटिकल साइंस में ये बातें उठती हैं, उससे बहुत भिन्न थी। ये एक डिकोलोनाइज़ेशन का एक प्रोडक्ट था। एक बहुत जिसे कहते हैं कि एक कंसिडर्ड प्रोडक्ट था कि एक नॉन अलाइन्ड मूवमेंट बने, एक नॉन अलाइन्ड ढांचा बने, जिसमें जो इंटरनेशनल लेवल पे वो एक तौर से नॉन अलाइनमेंट का मतलब होता था आज़ादी। ये दोनों कैंपों से आज़ादी, दोनों मॉडलों से भी आज़ादी, लेकिन दोनों मॉडलों के बीच में भी रहना। उनमें अगर कोई चीज़ अच्छी है, कोई चीज़ अगर काम करने लायक है, कोई वायबल है, तो उसको भी लेना। लेकिन गुलाम बिल्कुल नहीं बन जाना, एकदम बिल्कुल से उसके एफ़िलिएशन नहीं ले लेना। तो ये एक नई दृष्टि थी नेशन स्टेट को बनाने का। और इस मायने में मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया के मैदान में शायद ही कोई रहा हो जवाहरलाल के अलावा जिसने इस तरह से सोचा था। एक एक सिस्टम तो चला आ रहा था, एक इम्पीरियलिस्ट सिस्टम था, कैपिटलिज्म जिसका कैपिटलिज्म से जुड़ाव था और दूसरी तरफ सोशलिज्म की दुनिया थी। लेकिन इस तरह की तीसरी दुनिया, इसको एक सोवियत इंटेलेक्चुअल भी हैं, माने थे एक ज़माने में, लेकिन उनसे ज़्यादा थर्ड वर्ल्ड में जो डेवलपमेंट्स हुए, जो जो अ, तरमीमें आई, जो परिवर्तन हुए, जो चेंजेज़ आए, तो उसमें एक एक बात बहुत मजबूती से उभरती है। वो बात ये है नॉन कैपिटलिस्ट पाथ ऑफ डेवलपमेंट। माने पूंजीवाद को छोड़कर, पूंजीवाद का रास्ता पूरे तरह से न लेकर भी डेवलपमेंट किया जा सकता है और उसी तरह से समाजवाद में भी जो सोशलिस्ट सोवियत समाजवाद था, उसके रास्ते को भी पूरे तरह से न लेकर भी आगे बढ़ा जा सकता है। ये बात जो है, ये हिंदुस्तान में जवाहरलाल ने इसके ऊपर बहुत मजबूती से बात की। मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा कंट्रीब्यूशन था, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था नेशन बिल्डिंग के कॉन्टेक्स्ट में, जिसका हमें एक अकाउंट लेना चाहिए, जिसको हमको गिनना चाहिए। तो दोस्तों, आज के प्रोग्राम में हमने देखा कि किस तरह से पंडित नेहरू ने हिंदुस्तान की नींव रखी। एक मॉडर्न इंडिया के वो आर्किटेक्ट थे। देश को बनाने में, देश को जोड़ने में, ये देश जो कि छोटी-छोटी रियासतों में बिखरा हुआ था, उसे एकजुट किया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। लेकिन उनके चले जाने के बाद उसको एक धागे में पिरो के रखना बड़ा मुश्किल काम था। दुनिया के तमाम बड़े जो विद्वान हैं, उनका ये मानना था कि भारत जैसा देश ज़्यादा वक़्त तक नहीं चलेगा, ये बहुत जल्दी टूट जाएगा। तो आज देखें, आज भी हम 70 साल बाद, 74 साल बाद
जैसे के तैसे कायम-ओ-तायम है और हमारा दुनिया में एक नाम है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि जो पहला हमारा प्रधानमंत्री हो, हम उसको ये कहें कि जी, उनमें कोई अच्छाई नहीं थी, तमाम बुराइयाँ दुनिया की उनके अंदर थी, फिर भी भारत एक महान देश है। तो जिस देश की नींव ही कमज़ोर हो, वो महान कैसे हो सकता है? तो ये तो एक अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। आज का इंडिया किसी भी फ़ील्ड में अगर आप चले जाएँ, आपको वहाँ पर पंडित नेहरू की एक छाप ज़रूर दिखाई देगी। लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं कि उनमें कोई कमियाँ नहीं थी या उनसे कोई गलतियाँ नहीं हुई थी। अगले एपिसोड में जब हम मिलेंगे, तो हम बात करेंगे डिटेल में कि आखिर वो कौन-सी बातें हैं, जो कि पंडित नेहरू को ये कहें कि उनके ऊपर सवाल खड़ा करने पर मजबूर करती हैं। उनसे उनसे क्या गलतियाँ हुई? फिर वो चीन की जो युद्ध हो या पाकिस्तान के साथ जो कश्मीर का मसला है, वो हो। तो आज आपने जॉइन किया, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आपसे जल्दी मुलाकात होगी।